डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने अपना काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट जो है शुरू किया था और कल हमने उसमें प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट को डिस्कस भी किया था। काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है बेटा तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो हमने जैसा कि कल बात की थी कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट मतलब रेट में चेंज होगा अगर हम कोई रिएक्टेंट के किसी एलिमेंट मतलब हमने कोई रिएक्शन कराई और रिएक्टेंट के किसी एलिमेंट की जगह पर हमने उसका जब आइसोटोप लिया, तो जब सेम रिएक्शन हमने उस आइसोटोप के साथ कराई तो हमें रिएक्शन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कल हमने बात करी थी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें तब दिखाई देगा जब सी एच बॉन्ड जो है रेडिटरमाइनिंग स्टेप में टूटेगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट की। तो ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट्स have been found even where it is certain that the CH bond does not break at all in the reaction। देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट्स हैं, ये कई बार हमें तब भी दिखते हैं जब ये CH बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट या प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें तब दिख रहा था जब सी एच बॉन्ड जो है वो टूट रहा था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि सी एच बॉन्ड टूटा ही नहीं लेकिन फिर भी हमें काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाई दिया। उसका क्या मतलब है? वो वाले इफेक्ट्स को हम बोल देते हैं, सच इफेक्ट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट्स। तो ऐसे इफेक्ट्स को हम सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट्स बोलते हैं, हालांकि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो काफी कम होता है। तो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट्स आर स्मॉलर देन प्राइमरी and are usually in the range of kh over kd is equal to 0.7 टू 1.5। तो जैसे कल मैंने बताया था कि अगर हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखेंगे तो एक थंब रूल बताया था कि ग्रेटर देन के एच ओवर के डी अगर 2 है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, तब हमारा आएगा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी के केस में हम ये देख रहे हैं कि जब के एच ओवर के डी ये आ रहा है हमारा 0.7 टू 1.5 यानी लेस देन 2 आ रहा है। अगर लेस देन 2 होगा तो हमें सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखाई देगा। और ये सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट्स में भी नॉर्मल, एक तो होगा नॉर्मल जिसमें के एच ओवर के डी ग्रेटर देन 1 होगा। ये वैल्यूज बेटा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। और इनवर्स के एच ओवर के डी जब लेस देन 1 होगा। तो हम इसको इनवर्स और इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने अभी तक प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में भी देखा और सेकेंडरी में भी जब हम ये देख रहे हैं कि के एच ओवर के डी जो होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है। ठीक है, यानी के एच जो रेट है जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ने हाइड्रोजन को लिया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, तब जो है रेट फास्ट होता है और ड्यूटेरियम के साथ रेट जो है नॉर्मली स्लो होता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट कहलाएगा। लेकिन जब इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जब के एच की वजह से रेट जो है हमारा स्लो हो जाए, मतलब के एच की वजह से कह रही हूं मैं, हाइड्रोजन की वजह से रेट जो है स्लो हो जाए और ड्यूटेरियम की वजह से रेट जो है फास्ट हो जाए, तब क्या होगा? के एच ओवर के डी वैल्यू जो होंगी वो हमें लेस देन 1 मिलेगी। इसलिए हम उसको इनवर्स इफेक्ट बोल रहे हैं। जो नॉर्मल इफेक्ट था उससे ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए वो इनवर्स इफेक्ट। और क्यों उल्टा दिखाई देगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एल्फा और बीटा या गामा, कुछ भी हम बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिंग कार्बन। यानी जिस कार्बन पर रिएक्शन हो रही है उस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हमने आइसोटोप को कहां पर सब्स्टिट्यूट, किस पोजीशन पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर अल्फा पर किया होगा तो अल्फा, नहीं तो बीटा। तो अभी आगे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम अल्फा बीटा बोल सकते हैं इसको। तो द कॉज ऑफ सेकेंडरी, अब ये आइसोटोप इफेक्ट का कॉज क्या हो गया? लास्ट वीडियो में तो हमने देख लिया था कि वो सी एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा था और हमने देखा था कॉज था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, जहां पर हमने पूरी बात की थी वाइब्रेशनल एनर्जीज के बारे में। तो आज देख रहे हैं कि सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट का कॉज क्या है? मे बी अ हाइब्रिडाइजेशन चेंज और अ चेंज इन द एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। या तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा होगा उनके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज हो रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में चेंज किस तरह से हो रहा है और कैसे वो हमारा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट निकल के आ रहा है। तो इन अ बीटा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, देखो हमारे पास ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है। ठीक है,
ये हमारा रिएक्टेंट है। ठीक, अब ये हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट से जब हमने देखा यहाँ पर हमने कार्बोकेटायन बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये रिएक्टेंट है और फिर ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो हम इसको प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपने देखा रिएक्टेंट में ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पर टूट चुका है। ठीक है, ये जो कार्बन क्लोरीन था यहाँ पर ये टूट गया है इस वाले केस में। ठीक है, तो यानी ये रिएक्टिंग कार्बन ये वाला हुआ। ठीक, और जब हमने ये रिएक्शन करा ली, हमने इसमें कार्बोकेटायन बना लिया। ठीक, अब हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। हमने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर कराया है? CH3 की जगह पर हमने ये CD3 ले लिया है। तो अगर मैं इस रिएक्टिंग कार्बन से इस सी इस कार्बन की पोजीशन को देखूं, तो देखो इस रिएक्टिंग कार्बन को मैं अल्फा बोल सकती हूँ और इस वाले कार्बन को मैं बीटा बोल सकती हूँ। तो इसलिए हमने बीटा कार्बन पर क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया है, तो हम बीटा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट बोल सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारा CCl बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पर C, ये H और ये H इस तरह से था, ये बॉन्ड टूटा। इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो ये पहला बॉन्ड अल्फा कहलाएगा और ये दूसरे सारे बॉन्ड जो है हमारे बीटा कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे बॉन्ड हमारे बीटा हो जाएंगे। तो क्योंकि बीटा बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसको आप बीटा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो चाहे तो आप इस कार्बन के कंसर्न में समझ लीजिए, इस क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है, तो जिस कार्बन का बॉन्ड टूटा है या जिस कार्बन पर रिएक्शन हो रही है, उसको हम अल्फा कार्बन बोल दे रहे हैं, और जो नेक्स्ट कार्बन है उसको हम बीटा कार्बन बोल दे रहे हैं। तो बीटा कार्बन पर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो चाहे तो आप बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, जो बॉन्ड टूट रहा है उसके रिस्पेक्ट में किस बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, या फिर किस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये बीटा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट है। यहाँ पर क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ D फॉर H, हमने सब्स्टिट्यूशन कराया ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन के लिए। बीटा टू द पोजीशन ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग स्लोज द रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूशन कराया, तो ये रिएक्शन तो हमारी फास्ट हुई और ये रिएक्शन हमारी स्लो हुई, जो नॉर्मली हो भी रही है। हमने प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में भी यही बात की थी कि जब हम हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करा लेते हैं ड्यूटेरियम से, उसके आइसोटोप से, तो ड्यूटेरियम के केस में रिएक्शन स्लो हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन के केस में वो रिएक्शन फास्ट थी। और इसीलिए हमारी जब ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी और KD की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये ग्रेटर देन 1 मिल रहा है हमें। ठीक, तो यहाँ पर KH ओवर KD हमारा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर आंसर आया है उसका कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो हमने क्या बनाया, ये रिएक्शन कैसे, मतलब किस चीज पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इस रिएक्शन में इस रिएक्टेंट से हम क्या बना रहे हैं, ये कार्बोकेटायन बना रहे हैं। तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। ठीक है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को अब हम कैसे बता सकते हैं, कार्बोकेटायन के केस में हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से या हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है, वैसे तो पढ़ ही लिया होगा अब तक क्योंकि आपके सिलेबस में है ही, तो अगर आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो आप हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं वहां पर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या था कि अगर किसी, जैसे इस कार्बन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उससे अटैच हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, इस अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो इसको स्टेबल कर देंगे। और वो कैसे, देखो अगर मैं इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनाना चाहूँ, देखो इसको मैं कैसे बना सकती हूँ, ये एक H, यहाँ पर एक H, ये एक H। ठीक है, सेंटर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे एक H है और इधर की साइड एक फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से क्या होगा, ये CH के सिग्मा बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन शो करते हैं, इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो देखो इसकी एक हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म कैसे बन जाएगी, इसको हम ऐसे दिखा देंगे, इस H पर पॉजिटिव, ये H ऐसे, ये H यहाँ यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये CH और ये PH। तो अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, इस हाइड्रोजन पर चला गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है उतना ही कार्बोकेटायन हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये वाला CH बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई CH बॉन्ड नहीं है,
ठीक है। तो इसको इसीलिए हम इस हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हैं। ठीक, तो बेटा मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पर भी वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वहां पर भी देख लीजिएगा कि किस तरह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ इस कार्बन के केस में, मतलब जब आप पॉजिटिव चार्ज है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट जो है इस कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो कितने जितने भी इसके पास H मतलब CH बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा ये हमारा कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस केस में हम अल्फा हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लेते हैं, उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स जो है बन जाती है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसलिए इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन सकती है। तो देखो नेक्स्ट फॉर्म में अगर हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला बॉन्ड है, अब ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो फिर से हम एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, इस पर H प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी है, ये CH और फिर PH। फिर हम एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बना सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये H और ये H तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव, ये CH और फिर हमारा PH। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनाकर ये दिखा रहे हैं कि जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स बनेंगी उतना, यानी उतना ज्यादा हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो CH बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर, ठीक है। CH बॉन्ड टूटने की वजह से ही ये जो है पॉजिटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइज हो पा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है बहुत इजीली। अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट केस में। तो जब यहाँ पर हम इसको स्टेबल कर पा रहे हैं तो इसलिए हमारी रिएक्शन जो है फास्ट हो पा रही है, क्योंकि हमारा एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पर भी हमारा कार्बोकेटायन तो बना, लेकिन क्या ये स्टेबलाइज हो पाएगा? इस यहाँ पर अब CH3 बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर है CD3 बॉन्ड। देखो जो हमने कल भी बात की थी, CH बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे काफी वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो CD बॉन्ड होते हैं वो काफी हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये बात हमने कल डिस्कस की थी। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, CH बॉन्ड का टूटना हो रहा है, और जब ये जो वीक बॉन्ड नहीं है इसलिए इजीली टूट पाते हैं, जबकि CD बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसलिए बहुत इजीली नहीं टूट पाते हैं। तो ये इसलिए इस कार्बोकेटायन को बहुत इफेक्टिवली स्टेबल नहीं कर पाएंगे, और जब ये इफेक्टिवली स्टेबल नहीं कर पाएंगे तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ KH ओवर KD दिखेगा। तो नॉर्मल जैसे दिखता ही है कि D के केस में रिएक्शन रेट स्लो है, लेकिन यहाँ पर इतना कम हो जा रहा है कि KH ओवर KD जो है हमें ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, जबकि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में हमें ये ग्रेटर देन 2 मिल रहा था, यानी लगभग वहां तो 7 के करीब मिलता है। तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट CH बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं हो पा रहा है, CH बॉन्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं टूट रहा है, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए इतना ज्यादा प्राइमरी वाला इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकेंडरी थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पर दिखता है। तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट जो दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि व्हेन कार्बोकेटायंस आर इन्वॉल्व्ड एज इंटरमीडिएट्स, सब्सटेंशियल बीटा आइसोटोप इफेक्ट्स आर observed. This is because of the hyperconjugation. For example, KH over KD is equal to 1.15 for solubilities of 1-chloro-1-phenyl ethane in 50% aqueous ethanol at 25 degree centigrade. यहाँ पर क्या हुआ, here the CCl bond breaks to form the carbocation. CCl bond टूटा और कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, which is stabilized by hyperconjugation by H और D. जो स्टेबलाइज हो सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन H या D की वजह से, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू D, वही बात है क्योंकि CD बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और क्यों, क्योंकि D का जो ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन से जस्ट डबल है, तो ये हैवी एटम है, और हैवी एटम जो है हेवियर D स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन लेस इफेक्टिवली देन H, क्योंकि यहाँ पर CD बॉन्ड टूट ही नहीं पाता है उतना इजीली, तो इसलिए ये जो है इस कार्बोकेटायन को लेस इफेक्टिवली इसको स्टेबलाइज करता है, हेंस द रिएक्शन रेट फॉल्स, और इस वजह से ये रिएक्शन रेट जो है गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर KH ओवर KD हमें, क्योंकि ये इफेक्ट हमें बहुत कम दिखता है, मतलब प्राइमरी के कंपैरिजन में स्मॉलर इफेक्ट है, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है KH ओवर KD ग्रेटर देन 1 दिखती है, ठीक। तो ये तो हमने बात की कि कैसे ये हाइपर कॉन्जुगेशन में चेंज होने की वजह से हमें सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट दिखाई दिया। अब हम बात करेंगे कि हाइब्रिडेशन में चेंज होने की वजह से कैसे हमें वो इफेक्ट दिखता है, ठीक। तो यहाँ पर एक कोप रीअरेंजमेंट, ये हम कभी आप आगे जाके पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर ये आता है कोप रीअरेंजमेंट। सेकेंडरी ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड
due to conversion of sp2 hybrid carbon into sp3 hybrid carbon in the transition state। देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड अगर आप यहाँ से यहाँ इस ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड मूव हो जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करता है और ये बॉन्ड यहाँ मूव करता है। तो क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट में आपने देखा ये वाला बॉन्ड यहाँ कंप्लीटली टूट गया। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन पर जो बॉन्ड था वो टूट गया है, फिर ये बीटा कार्बन है और ये हमारा गामा कार्बन है। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन कराया है, आप देखें तो इसी गामा कार्बन पर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा दिया है। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरा ये कि हाइब्रिडेशन में चेंज हम कैसे देख रहे हैं, देखो हम जिस बॉन्ड पर रिएक्शन हो रही है, मतलब जिस कार्बन पर रिएक्शन हो रही है यानी अल्फा कार्बन, अगर आप यहाँ पर देखें ये अल्फा कार्बन क्या, ये मैं इसको ऐसे बना दे रही हूँ, ये ऑक्सीजन है और ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड और ये ऐसे। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पर रिएक्शन हो रही है क्योंकि यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटा और तो ये वाला कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये तो कार्बन है ही, दो बॉन्ड यहाँ दिख ही रहे हैं और दो बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट में देखें, प्रोडक्ट में हमने क्या दिखा रखा है, इसको ऐसे दिखाया हुआ है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यही वाला कार्बन अब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। जब कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो हमेशा sp2 होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो sp होगा, तो ये sp2, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन में चेंज हुआ, sp3 से sp2 हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये सेकेंडरी ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट दिखाई दिया। अब ये क्यों दिखाई दिया, हाइब्रिडेशन में चेंज होने से ऐसा क्या हुआ कि हमें ये आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, इसको तो हम अभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि हमारा कार्बन जो है sp3 से sp2 में चेंज हो, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ sp3 कार्बन। बेटा अच्छा, हमने क्या कर रखा है, sp2 कार्बन हाइब्रिड कार्बन इंटू sp3 हाइब्रिड कार्बन इन द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, चलो इसको अगर ऐसे भी देखा जाए, देखो अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें जिस पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, तो जिस पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो हमारा था CH, ये वाला कार्बन था जिस पर हमने, तो ये वाला कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। ठीक है, और जब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर CD2 हमने लिखा, मतलब CH2 था और फिर हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखा तो CD2, तो यानी यहाँ पर अब ये वाला कार्बन क्या हो गया है, ये हो गया है sp3। तो अगर आप चेंज देखें तो यहाँ sp2 कार्बन से sp3 हो गया है, तो ये वाला कार्बन जो हम इस वाले की बात करें जहां पर रिएक्शन हो रही है वो तो sp3 से sp2 में चेंज हो रहा है, और जहां पर हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं वो sp2 से sp3 में चेंज हो रहा है। तो जो हाइब्रिडेशन में चेंज की वजह से क्यों ये इफेक्ट हमें दिख रहा है, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सेकेंडरी ड्यूटेरियम आइसोटोप इफेक्ट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दीज केसेस इफेक्ट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन इनटू द sp3 कार्बन। यहाँ पर sp2 से sp3 में चेंज हो रहा है। अब sp2 से sp3 में देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, सबसे पहले देखो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक, इसमें क्या होगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई बॉन्ड हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा C6H5C, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और ये H, और फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस वाले कार्बन पर। ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पर दिखाई हुई है। तो यहाँ बॉन्ड कहाँ पर टूट रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस वाले कार्बन को जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसको हम यहाँ पर अल्फा कार्बन बोलते रहे हैं। ठीक है, और जब हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं यही सेम रिएक्शन हमने यहाँ करा रखी है, तो इस H की जगह पर यानी अल्फा कार्बन से जो H अटैच था उसकी जगह अब हमने D लिख दिया है, यानी ड्यूटेरियम कर दिया है हमने उसको, तो यानी ये हमारा अल्फा इफेक्ट कहलाएगा, अल्फा सेकेंडरी आइसोटोपिक इफेक्ट, क्योंकि रिएक्शन कहां पर हो रही है, अल्फा पोजीशन पर हो रही है। तो देखो जो बॉन्ड टूट रहा है, अगर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो, बॉन्ड ये हमारा टूट रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में पहला बॉन्ड हमारा अल्फा बॉन्ड होगा जिस पर हम इसका सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। या आप देख सकते हैं जिस कार्बन पर रिएक्शन हो रही है अगर हम उसको अल्फा कार्बन नाम दे दें तो उस पर ही हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो ये अल्फा इफेक्ट है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, sp2 कार्बन यानी ये वाला कार्बन जिस पर रिएक्शन हो रही है और इसी पर हम चेंज भी करा रहे हैं, तो जिस पर हम चेंज कराते हैं मतलब जिस पर हम
आइसोटोप चेंज करा रहे हैं, हम उस कार्बन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन हमारा sp2 कार्बन था, और यहाँ अगर आप बात करेंगे जब रिएक्शन हो जाएगी, यानी ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये वाला कार्बन अब हमारा क्या हो गया, sp3, क्योंकि sp3 कार्बन हम क्यों बोल रहे हैं, जब 4 सिंगल बॉन्ड से कार्बन अटैच्ड होता है तो वो sp3 कार्बन होगा। तो जिस कार्बन पर हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं वो कार्बन हमारा sp2 से sp3 में चेंज हो रहा है। और ऊपर हमारा क्या हुआ था, ऊपर भी हमने sp2, जिस कार्बन पर हमने सब्स्टिट्यूशन कराया था, ये वाले कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कराया था, ये कार्बन sp2 था, और जब हम फाइनल पहुंचे तो ये कार्बन हमारा sp3 बन गया। तो यहाँ पर भी sp2 से sp3 में चेंज हुआ, ठीक। तो अब sp2 से sp3 में चेंज होने पर हमें ये मालूम पड़ा कि हाँ भाई, आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट। और यहाँ पर हम ये भी चीज इंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि जब sp2 से sp3 कार्बन होगा, यानी sp2 से जब sp3 जाएगा, तो हमें यहाँ पर इनवर्स इफेक्ट दिखाई देगा, यानी kh ओवर kd हमें लेस देन 1 दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जब हम sp3 से sp2 जाएंगे, ठीक है, तब हमें kh ओवर kd जो है ग्रेटर देन 1 दिखाई देगा। तो ये हाइब्रेशन में चेंज होने से ये इनवर्स और नॉर्मल इफेक्ट हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में अब बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम sp3 हाइब्रेशन की बात करें, देखो सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा यहाँ पर CH बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि हम प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में बात कर रहे थे, तो CH बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक रेडिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं। तो जब हम बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में बात नहीं कर रहे तो हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ये इफेक्ट दिखता है वो बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से दिखता है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से दिखाई दे रहा है, और ये हमें बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से दिखाई देता है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन आप लोगों ने अगर पढ़े हो कभी, तो ये हमारे दो तरीके के होते हैं, इन प्लेन बेंडिंग, ठीक है, और दूसरी होती है आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, ठीक। हम अपने CH बॉन्ड को देखते हैं सबसे पहले, ये हमारा CH बॉन्ड है, और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले sp3 कार्बन की, यानी sp3 कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं, और 2 बॉन्ड हमारे, एक अबव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है। देखो अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप लोगों को ये पता होगा। ये H बना दिया, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने जो ये वाला वेजेस, जो वेज यानी डार्क लाइन से जो हमने शो किया है, ये वेज बॉन्ड होता है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो बेटा कि ये स्क्रीन से बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है ये वाला बॉन्ड, ठीक। मैं इसको एक बार अलग से यहाँ बना देती हूँ। देखो ये एक बॉन्ड हमने CH बॉन्ड बनाया, ठीक है। ये दो बॉन्ड बना रही हूं मैं आपके सामने अभी जो बनाए हैं, ये प्लेन में है, यानी आपकी स्क्रीन के प्लेन में है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर मैं जो अब बॉन्ड बना रही हूँ, ये वाला जो मैंने थोड़ा डार्क बना दिया है, ये समझ लीजिए आपकी तरफ आ रहा है। और जो मैंने ये वाला बॉन्ड बनाया डैश लाइन से, ये समझ लीजिए स्क्रीन के पीछे जा रहा है। देखो मैंने ना स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियोस भी पढ़े हुए हैं ग्रुप पे, तो इस पे चैनल पे, तो आप बेटा वहां जाकर देखिएगा, क्योंकि वो मैंने पूरे मॉडल के साथ समझाए हुए हैं, तो आपको वो समझने में बहुत इजी रहेगा कि आप sp3 कार्बन को वहां बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर तो आपको इमेजिन करना है कि ये जो 2 बॉन्ड है ये प्लेन में है, और ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड स्क्रीन से पीछे की साइड जा रहा है, आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए। अब अगर हम इन प्लेन बेंडिंग कराएंगे, इन प्लेन का मतलब है आपकी स्क्रीन के प्लेन में बेंडिंग, बेंडिंग का मतलब होता है कि ये वाला जैसे CH बॉन्ड है, ये बॉन्ड एक बार इधर मूव करा देंगे इसको ऐसे, और एक बार इधर, तो ये ऐसे ऐसे करके अगर मूव करेगा तो इसको हम कहेंगे कि हम ये प्लेन बेंडिंग करा रहे हैं। बेंड मतलब मुड़ जाना, बॉन्ड को मोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो जब ये एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर आएगा इस तरह से, तो भाई जब ये इधर की साइड जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ग्रुप होगा, जो प्लेन में ग्रुप होगा, उसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, और वो स्टेरिक इंटरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इस हाइड्रोजन का भी के जो भी हमने यहाँ पर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और जो यहाँ ग्रुप होगा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, दोनों के बीच में स्टेरिक इंटरेक्शन होगा जब हम इन प्लेन बेंडिंग करा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी मैं आपको समझा दे रही हूँ, जैसे ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, मतलब इस वाले बॉन्ड को मैं एक बार ऊपर घुमा दूं और एक बार नीचे घुमा दूं,
ऐसे घुमा तो ये बेंडिंग हो जाएगी, इन प्लेन बेंडिंग कहलाती है। ठीक, तो उसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो प्लेन में ग्रुप है इसके साथ ये इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमें स्टेरिक इंटरेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, और स्टेरिक इंटरेक्शन क्या करता है, स्टेरिक इंटरेक्शन मतलब स्टेरिक रिपल्शन, और जहां पर स्टेरिक रिपल्शन जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि सी एच बॉन्ड में क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन हमें दिखाई दे रहा है तो सी एच बॉन्ड की एनर्जी काफी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें सी डी बॉन्ड की, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि सी एच बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सी डी, सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसलिए वो शॉर्ट बॉन्ड है। ठीक है, छोटा बॉन्ड है। ठीक, तो जब हम यही इन प्लेन बेंडिंग इस सी डी बॉन्ड के साथ कराएंगे, क्योंकि सी डी बॉन्ड छोटा है तो उसमें उतना स्टेरिक रिपल्शन नहीं हो पाएगा, होगा तो, लेकिन उतना स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि वो छोटा बॉन्ड है। ठीक है, तो जब उसमें स्टेरिक रिपल्शन कम होगा तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो यहां पर हमने देखा स्टेरिक रिपल्शन CH के केस में बहुत ज्यादा है और CD के केस में काफी कम है। तो जब दोनों का एनर्जी डिफरेंस आएगा तो दोनों में काफी अच्छा एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, CH बॉन्ड और CD बॉन्ड में। ठीक, ये तो था हमने sp3 कार्बन में जब हमने इन प्लेन बेंडिंग की बात की। अब हम देख लेते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग को हम कैसे दिखा रहे हैं, फिर से मैं बना दे रही हूँ, ये CH बॉन्ड है, ये प्लेन में बॉन्ड बना दिया, ये मैंने आपकी तरफ आता हुआ बॉन्ड बना दिया, और ये पीछे की तरफ बॉन्ड, स्क्रीन के पीछे की तरफ। अब जब हम आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग करा रहे हैं तो इसका मतलब मैं इस हाइड्रोजन को उठा रही हूं और मैं आपकी तरफ लेके आऊं। ठीक है, एक बार मैं आपकी तरफ लेके आऊं और एक बार मैं स्क्रीन के पीछे की तरफ ले जाऊं। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिएगा बेटा। तो जब ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप भी तो आपकी तरफ ही है, तो ये इसके साथ भी स्टेरिक इंटरेक्शन शो करेगा। और जब मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊंगी, स्क्रीन के पीछे की तरफ, तो ये वाला बॉन्ड भी तो स्क्रीन के पीछे की तरफ है, तो ये फिर उसके साथ भी स्टेरिक इंटरेक्शन शो करेगा। तो और ये स्टेरिक इंटरेक्शन काफी अच्छा होगा। तो यहां पर भी स्टेरिक इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका जो है एनर्जी CH बॉन्ड की ज्यादा हो जाएगी। फिर हम CD बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। CD बॉन्ड क्योंकि छोटा बॉन्ड है, स्टेरिक इंटरेक्शन उसमें भी होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना CH के केस में हो रहा था। तो CH के केस में क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है इसलिए एनर्जी भी हम उसकी ज्यादा रखेंगे, और यहाँ पर CD बॉन्ड के केस में एनर्जी हो जाएगी थोड़ी सी कम। ठीक है, तो जब हम इसका एनर्जी डिफरेंस दिखाएंगे CH और CD बॉन्ड का, तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम यहाँ दिखाएंगे कि अगर मैं CD बॉन्ड को यहाँ नीचे रख रही हूँ तो CH बॉन्ड को मुझे यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा। तो ये एनर्जी की डिफरेंस हम इसमें दिखा सकते हैं, ये एनर्जी है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये तो थी sp3 के केस में। ठीक, तो sp3 में हमने देखा इन प्लेन बेंडिंग हो चाहे आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग हो, CH बॉन्ड में बहुत ज्यादा स्टेरिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिला। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं sp2 कार्बन की। अब sp2 कार्बन के बारे में हम बात करें, ये sp2 कार्बन है, ये कैसे होता है यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमने एक CH बॉन्ड बना दिया। ठीक, अब फिर से इसमें हम इन प्लेन बेंडिंग देखें, तो जब ये इन प्लेन बेंडिंग देखेंगे तो हम इन प्लेन बेंडिंग में क्या करेंगे, ये इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। अब क्योंकि ये तो तीनों ही बॉन्ड हमारे प्लेन में बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा और यहाँ पर जो ग्रुप होगा उसके साथ भी ये हाइड्रोजन स्टेरिक इंटरेक्शन शो करेगा। लेकिन ये स्टेरिक इंटरेक्शन sp3 कार्बन के कंपैरिजन में sp2 कार्बन वाले ग्रुप में कम होगा। क्यों, क्योंकि sp3 में बॉन्ड एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री, जबकि यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये हमारा है 120 डिग्री। तो यहाँ पर स्टेरिक इंटरेक्शन है तो, लेकिन sp3 के कंपैरिजन में sp2 में हमें कम होगा क्योंकि इनके बीच के ग्रुप्स के बीच का एंगल क्योंकि बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी इंटरेक्शन है तो, लेकिन sp3 के कंपैरिजन में sp2 में कम है, ये चीज ध्यान रखना। और क्यों कम है, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पर कम है। लेकिन CH और CD का अगर हम कंपैरिजन करें तो CH में हमारा स्टेरिक इंटरेक्शन ज्यादा होगा और CD में हमारा स्टेरिक इंटरेक्शन कम होगा। अभी भी CD हमारा लोअर एनर्जी होगा, CH हमारा हायर एनर्जी होगा। तो ये तो थी इन प्लेन बेंडिंग। अगर हम आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की बात करें तो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग में क्या होगा भाई, आउट ऑफ प्लेन का मतलब है इस H को मैं आपकी तरफ लेके आऊं और या इस H को मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप ये तो प्लेन में प्रेजेंट है, आपकी स्क्रीन के प्लेन में प्रेजेंट है। तो मैं इस H को ऊपर की साइड ले जाऊं चाहे नीचे की साइड ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पर कोई स्टेरिक इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं आएगा। तो चाहे तो हम यहाँ CH बॉन्ड लगा ले और चाहे हम CD बॉन्ड लगा ले, यहाँ पर हमें कोई स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखें
sp3 और sp2 का कंपैरिजन करें तो sp2 में ये इंटरेक्शन कम है और sp3 में ये इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। तो जब हम CH और CD का कंपैरिजन करते हैं तो ये sp3 के लिए अगर मैंने ये स्टेट बना दी है तो sp2 का अगर मैं दिखाना चाहूं तो sp2 में तो मुझे ये इस तरह से दिखाना पड़ेगा। क्यों ये sp3 की स्टेट है और ये मैंने sp2 की वजह से बना दिया है, क्योंकि sp2 में sp3 के कंपैरिजन में काफी कम डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक में तो हमें बिल्कुल भी कोई भी स्टेरिक आउट ऑफ प्लेन तो दिखा ही नहीं, इन प्लेन में मिला लेकिन इन प्लेन में भी कम है, क्योंकि बॉन्डिंग जो एंगल है वो यहाँ पर बढ़ गया है, sp2 के केस में बढ़ गया है। तो इसलिए जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा तो ये मेरा नीचे वाला CD बॉन्ड है और ये तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा यहाँ पर दोनों के केस में, मतलब sp3 से मैं कंपैरिजन कर रही हूँ इस चीज का, ठीक है। तो अगर हम इसका मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाना चाहूँ तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को आप समझ लीजिए कैसे बनाते हैं हम। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है। ये यहाँ पर एनर्जी दिखा देते हैं और यहाँ पर हमारे ये रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखा दे रहे हैं हम, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो मैंने अगर अपना रिएक्टेंट ये इस तरह से बनता है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पर होती है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। तो अब हम जा रहे हैं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, रिएक्टेंट हमारा sp3 कार्बन है और प्रोडक्ट हमारा sp2 है, यानी हाइब्रिडेशन में जब चेंज हो रहा है sp3 से जब हम sp2 जा रहे हैं तब। तो अभी अभी मैंने बात की कि sp3 में अगर मैं इसकी वो दिखाना चाहूंगी तो हम क्या दिखाएंगे, एनर्जी डिफरेंस जब हम दिखाएंगे तो अगर मैं CD बॉन्ड यहां बना रही हूँ, एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा दिखा रही हूँ, ये CH, ठीक है ना। sp3 में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है क्योंकि स्टेरिक इंटरेक्शन भी वहां पर हमने दिखाया, दोनों में हमें देखने को मिल रहा था, इन प्लेन भी आउट ऑफ प्लेन भी, ठीक। sp2 के केस में क्योंकि sp3 के कंपैरिजन में कम है तो अगर मैं यहां दिखाना चाहूंगी तो मेरे को लगभग लगभग ये ऐसे बैठ सपोज ऐसे दिखा सकती हूँ, ये नीचे CD है ऊपर CH है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट इन दोनों के बीच की होगी, वो sp3 और sp2 की मिक्सिंग आएगी। तो जब वो sp3 sp2 की मिक्सिंग आएगी तो मैं उसको एक सेकेंड मैं इसको इरेज करती हूँ पहले, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसकी बनाना चाहूंगी तो दोनों के बीच में थोड़ा सा ये बीच की जो स्टेट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, ये हमारा CD बॉन्ड अगर मैं यहाँ बना रही हूँ तो मैं CH बॉन्ड को यहाँ बना दूंगी, ठीक है। ये दोनों के बीच का मैं दिखा रही हूँ क्योंकि दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट तो बीच में आएगी कहीं, ठीक है। अब अगर मैं दोनों ये CH बॉन्ड और CD बॉन्ड के लिए मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कंपैरिजन करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी को कंपैरिजन करने के लिए क्या होगा, ये CH बॉन्ड की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आएगी, ठीक है, और CD बॉन्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आएगी। तो अब आप खुद से बताइए किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचो बेटा, अब आप इसको ऐसे सोचो कि आप एक पहाड़ी पर हो, मतलब ये पहाड़ी है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो हमारी पहाड़ी है और यहाँ पर ये है, इतना इतना डिफरेंस है, ठीक। आप जब यहाँ पर हो, ये और ये एक स्टेज ये है, ये सपोज CD बॉन्ड है और ये सपोज CH बॉन्ड है, तो भाई किसको चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, या फिर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं कि जो हमारा, देखो जो चीज हम, अगर मैं यहाँ ऊंचाई पर खड़ी होंगी तो मुझे तो ये, अगर मैं इसको CD लिख, ये CD लिख दे रही हूँ और मैं ये CH लिख दे रही हूँ, तो ये CH को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और CD को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो भाई जो ऑलरेडी हायर पॉइंट पर खड़ा हुआ है उसको तो कम ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है, और जो लोअर पॉइंट पर है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ बात करूं तो अगर आप इसको चढ़ाई के हिसाब से देखेंगे तो CD बॉन्ड को ज्यादा चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि CD बॉन्ड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो और एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा, ठीक है, रेट जो है इसका ठीक उल्टा होता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा है तो इसका जो KD होगा वो लेस देन होगा KH से, ठीक है ना। तो जब KD यहाँ पर लेस देन आया तो जब हम sp3 से sp2 में जा रहे हैं, मतलब sp3 से जब हम sp2 में जा रहे हैं तो मैंने अभी आपको ये बताया कि sp3 से sp2 जाने में हमें वैल्यू जो मिल रही है KH ओवर KD ग्रेटर देन 1 मिल रही है, ठीक। तो ग्रेटर देन 1 मिलेगी मिलेगी,
क्यों? क्योंकि हमारा KH की वैल्यू ज्यादा आ रही है इसके अकॉर्डिंग और KD की वैल्यू कम आ रही है, तो ये ग्रेटर देन 1 हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आया होगा कि sp3 से sp2 जाने में, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत नीचे है एनर्जी में CH से, और ऊपर जाना है उसे, और CH तो ऑलरेडी ऊपर है, तो उसे थोड़ा कम डिस्टेंस कवर, मतलब आप इसको डिस्टेंस की वजह से देखें अगर, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी हाइड्रोजन के केस में, और ड्यूटेरियम के केस में यहाँ पर ज्यादा होगी। अब अगर मैं बात करूं sp2 से sp3 की, ठीक है, जब हम sp3, तो फिर से रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम बना लेते हैं, ये बनाया, ठीक। और sp3 तो फिर से मैं यहाँ बनाऊंगी sp3, ये ड्यूटेरियम के केस में, ये हमारा अगर ड्यूटेरियम है तो फिर से मैंने हाइड्रोजन को यहाँ बनाना है, ठीक है। ये हमारा sp3 का केस है, दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा है। और sp2 में ये डिस्टेंस, क्योंकि लगभग लगभग ये इक्वल पोजिशन पे समझ लीजिए ये होते हैं CD और CH, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन sp3 और sp2 में अगर कंपेरिजन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन हमारा कम था, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, ठीक। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जो हो जाएगी, फिर से मैं इनके मिडिल में बना देती हूँ, सपोज ये, ठीक। तो ये हमारा CD हुआ और ये CH हो गया, ठीक। अब आप देखो, अब हम अगर फिर से हमें पहाड़ी पर चढ़ना है, हम यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, और लगभग लगभग अगर हम सेम डिस्टेंस पर हैं, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? अगर हम सेम डिस्टेंस पर है तो देखो CD को जो है डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, क्योंकि CD नीचे है, और CH को डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा कवर, देखो CH का डिस्टेंस हो गया ये इतना CH का, और CD का हो जाएगा इतना। ए भगवान, मैं इसको इधर बना देती हूँ, देखो फिर से देख लो, ये दोनों लगभग सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है ये इतना डिस्टेंस, समझ लीजिए ये CD है और ये CH है, ये CD है और ये CH है। अब आप डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हमारी EH है, ठीक है, और ये है ED, ठीक। तो किसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा? ED को, मतलब CD वाले को। तो अगर हम सपोज इक्वल पॉइंट पर हैं और अगर हमें ऊपर चढ़ना है, तो भाई हम CD पर जैसे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, जल्दी पहुंचेंगे, तो इसलिए हमें डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा, या हम ये कहेंगे कि जो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है ED, वो लेस देन है EH के कंपैरिजन में। इसको आप इसी डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है। और जब ये ED कम है, तो इसका मतलब KD क्या हो जाएगा? KD इज ग्रेटर देन KH हो जाएगा, और जब KD ज्यादा हो जाएगा तो KH ओवर KD हमें लेस देन 1 दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि KD तो ज्यादा है और KH हमारा कम है, इसलिए ये हमें लेस देन 1 दिखाई देता है, और इसलिए हम इसको इनवर्स इफेक्ट बोल रहे हैं, ये उल्टा इफेक्ट हो रहा है। नॉर्मली क्या हो रहा था, जब हम D यूज कर रहे थे तो रिएक्शन का रेट जो है हमारा स्लो हो रहा था, लेकिन इस केस में रिएक्शन का रेट हमारा फास्ट हो रहा है। जब हम ड्यूटेरियम ले रहे हैं तो ऊपर वाली रिएक्शन यहाँ पर KH है, ये स्लो अपॉन फास्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमें ये लेस देन 1 मिल रहा है। KH और KD का मतलब हम यहाँ पर KH क्या है? रेट कांस्टेंट है, जब हमने हाइड्रोजन को यूज किया हुआ है रिएक्शन में, और KD क्या है? जब हमने वो भी रेट कांस्टेंट है, लेकिन जब हमने ड्यूटेरियम को यूज किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि sp3 से sp2 जब जब जाते हैं तो KH ओवर KD हमें ग्रेटर देन 1 क्यों दिखाई देता है, और जब हम sp2 से sp3 में आते हैं तो KH ओवर KD हमें लेस देन 1 क्यों दिखाई देता है? तो वो सिर्फ बेंडिंग वाइब्रेशन की वजह से होता है। तो इस चीज को बेटा अच्छे से समझ लेना। बेंडिंग वाइब्रेशंस मैंने आपको इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन समझाई sp3 के केस में, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस, मतलब दोनों ही केसेस में हमें स्टेरिक रिपल्शन मिलता है, इन प्लेन में भी आउट ऑफ प्लेन में भी, इसलिए ये एनर्जी डिफरेंस हमारा बहुत ज्यादा है। CD और CH का एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन है। जबकि sp2 के केस में अगर हम देखें, sp3 के कंपैरिजन में sp2 में रिपल्शन कम है, इसलिए इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी हमारा कम है, और खाली यहाँ पर इन प्लेन बेंडिंग ही दिखाई देती है। इन प्लेन बेंडिंग में स्टेरिक रिपल्शन है, आउट ऑफ प्लेन में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो चाहे हम CH रखें चाहे CD रखें। और इन प्लेन में भी क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए ये डिफरेंस, तो सारा डिफरेंस खेल जो है इस डिफरेंस का है, ठीक है। तो और उसी बेसिस पर हमने ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि मिडिल में आएगी, तो बस उस बेसिस पर हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर किया, और उसी बेसिस पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की। तो ये पूरा था आज आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो ये काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपका आज खत्म होता है, और इसके बाद में एक और टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस, वो और डिस्कस करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।